सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर के नारायण के बहुत ही प्यारे ड्रामा द बैचलर ऑफ आर्ट्स के पार्ट 2 के बारे में। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ फटाफट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 की छोटी सी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि जो चंद्रन है वो जो है हिस्टोरियन क्लब का सेक्रेटरी बन गया है। बहुत सारा बर्डन उसके ऊपर आ गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई हैं। साथ ही में मार्च के अंदर उसके एग्जाम भी हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अब सेक्रेटरी बनने के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करेगा वो एग्जाम्स की, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है चंद्रन के रूम से। तो चंद्रन अपने रूम में भाई किताबों में सिर मार रहा था कि तभी उसके पापा वहां पे आते हैं। पिताजी बोलते हैं कि अरे चंद्रन क्या कर रहा है। चंद्रन बोलते हैं कि पिताजी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पिताजी जो है उसकी टेबल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं रेलगाड़ी के समय में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो चंद्रन बोलता है क्या यार पिताजी, आप भी, आपको तो पता ही है सेक्रेटरी बन गया हूँ तो कितना ज्यादा मुझे काम हो गया है। अब वर्कलोड के चलते पढ़ नहीं पाया, अब एग्जाम का टाइम आने वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो 2 घंटे मैंने आगे कर लिए शिफ्ट। तो चंद्रन बोलता है कि पिताजी कल ना मैं 4 बजे उठूंगा। तो चंद्रन के पिताजी बोलते हैं कि अरे 4 बजे से मुझे याद आया, तो ऐसा करना अगर मार्केट जाए ना तो एक जाली का गट्ठा ले आना। तो चंद्रन बोलते हैं जाली का गट्ठा क्या करोगे। तो पिताजी बोलते हैं यार वो बाउंड्री के ऊपर लगानी है। पता नहीं कौन चोर है, रोज बाउंड्री फान करके आ जाता है और गार्डन से फूल तोड़ के ले जाता है। तेरी माँ ने अलग मुझे तंग किया हुआ है, ऊपर से गार्डन की जो है शो बिगड़ रही है। तो ऐसा करना जाली ले आना, बाउंड्री के ऊपर जाली डाल देंगे ताकि चोर ना आए। तो चंद्रन बोलता है कि पिताजी इससे तो लुक खराब हो जाएगा ना घर का। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं चोर को देखूं कि तुम्हारे घर के लुक को देखूं। माँ बेटे दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब करूं क्या मैं इस घर में, मेरी कोई चलती गलती नहीं है क्या। तो ऐसा कहकर के पिताजी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तो चंद्रन जो है वापस से अपने काम में लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद में माँ आ जाती है। माँ भी वही चीज बोलती है। माँ बोलती है तुम्हारे पिताजी ना महीने के 25 रुपए खर्च करते हैं इस गार्डन के पीछे, साथ में 10 रुपए माली को अलग से देते हैं। इतना सब करने के बाद में इस घर में मुझे 2 फूल नसीब नहीं हो रहे पूजा के लिए। ये नहीं कि इस घर में मुझे 2 फूल मिल जाए, भगवान के आगे समर्पण कर दूं मैं फूलों को, इतना सा मेरा नसीब नहीं है इस घर में। इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है, क्यों इतना बड़ा गार्डन बना रखा है जब 2 फूल पत्नी को नहीं दे सकते। तो जो चंद्रन है वो बोलता है कि माँ हाँ पिताजी ने मुझे बताया कि चोर आ रहा है घर में। तो माँ बोलती है कि हाँ पिताजी नहीं बताया होगा, अभी मेरे से बात होके गई है उनकी। तो चंद्रन बोलता है कि माँ पिताजी तो ये भी बोल रहे हैं कि जाली का गट्ठा ला करके बाउंड्री के ऊपर जाली फेर देते हैं, उससे चोर नहीं आएगा। अरे माँ चोर है, चोर तो कहीं से भी आ जाएगा, और जाली लगाने से जो घर का लुक है वो और खराब हो जाएगा। पिताजी को यही समझा रहा था, अभी जल भुन करके चले गए हैं। तो माँ बोलती है कि लुक तो खराब होगा ही सही, अब क्या ही कर सकते हैं, इनको कौन समझाए। तो चंद्रन बोलता है कि माँ एक काम करते हैं ना। तो चंद्रन की माँ बोलती है क्या। चंद्रन बोलता है कि माँ मैं पिताजी से कहता हूँ कि बाउंड्री के चारों तरफ ना खाई खुदवा दो, उसके अंदर पानी डाल देंगे और मगरमच्छ भेज देंगे पानी के अंदर, कोई चोर नहीं आएगा घर के अंदर। तो देख रहे हो माँ बेटे का दिमाग, यानी कि जाली लगवा करके इनका घर का लुक खराब हो रहा है, लेकिन घर के चारों तरफ जब खाई खुदवा देंगे तब इनका लुक खराब नहीं होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और चलो खाई तो खुदवा रहे हैं, जो खुदवा रहे हैं उसके अंदर पानी डाल के मगरमच्छ छोड़ छोड़ रहे हैं। बताओ भाई, यहाँ पे चोर क्या, ये खुद नहीं घुस पाएंगे घर के अंदर। तो चलो हमें क्या मतलब है भाई, कहानी पे चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंदन के घर पे चोर आ रहे हैं जो फूल तोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ चंद्रन बन चुका है सेक्रेटरी। तो कॉलेज के अंदर भाई सेक्रेटरी की तो भाई इज्जत होती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर चंद्रन जो है सेक्रेटरी वाले सारे काम करता है ना। उसके जो प्रोफेसर है, हिस्ट्री के प्रोफेसर जिन्होंने उसको सेक्रेटरी बनाया है, राघवाचार्य, वो भी जो है अब उसे पसंद करते हैं, पहले भी करते थे इसीलिए उसे सेक्रेटरी बनाया। तो वो जो है उसको अलग अलग काम बताते रहते हैं, कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते रहते हैं हिस्टोरियन क्लब के अंदर, तो उसे जो है काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस दौरान उसकी मुलाकात होती है 2 लोगों से। पहला का नाम है वीर स्वामी। वीर स्वामी जो है एक 22 साल का लड़का है, काला सा मोटा सा लड़का है, लंबा सा, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी मैन है, यानी कि बहुत बड़ा देशभक्त है। अंग्रेजों से बिल्कुल नफरत करता है, उनको तो देख करके राजी नहीं है। और जैसे ही अगर कोई इंसान अंग्रेजों की बड़ाई करने लगता है ना, वहीं पर उसको झाड़ देता है, वहीं पे बोल देता है कि फालतू की ये चमचागिरी करना छोड़ दो, अंग्रेज जो है भले नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो वो जो है ऐसा बंदा है। दूसरा इंसान है मोहन, जो कि एक पोइट है, कवि है, जो कविताएं लिखता है। तो यहाँ पर ये जो वीर स्वामी है ये चंद्रन को बहुत तंग करता है। अब भाई चंद्रन सेक्रेटरी है हिस्ट्री क्लब का, तो कई बार उसे जो है मिस्टर ब्राउन को, जो कि प्रोफेसर हैं, उनको बुलाना पड़ता है उसे स्पीकर बना करके या फिर चीफ गेस्ट बना करके। मैंने आपसे बोला था कि मिस्टर ब्राउन कौन है, एक ब्रिटिशर है, यानी कि अंग्रेज है।
और वीर स्वामी भाई हमारा देशभक्त, अंग्रेजों से नफरत करने वाला, तो वो जो है चंद्रन के कान खा जाता है। वो बोलते कि तूने बुलाया कैसे इसको, है अंग्रेज को कैसे बुला लिया तूने एज ए चीफ गेस्ट, इसको मत बुलाया कर फालतू में। तो जो यहाँ पर वीर स्वामी है ना, ये क्या करता है, एक बार हिस्ट्री के क्लब में एक ऐसी स्पीच दे देता है ना कि अंग्रेजों की बिल्कुल धोती खोल देता है, मतलब बहुत भला बुरा बोलता है अंग्रेजों के बारे में। तो क्या होता है, जो मिस्टर ब्राउन है उनको गुस्सा आ जाता है, भाई उनकी कम्युनिटी के ऊपर ऐसे बात कर रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा। तो मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि बेटा ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर मुझे ऐसी हरकतें दिखी स्टेज के ऊपर तो एक एक को जो ना कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, सुन लो कान खोल के। आज से जो भी स्पीच बोलेगा उसकी स्क्रिप्ट पहले मुझे पढ़ाई जाएगी, मैं डिसाइड करूंगा कि बोलनी है कि नहीं बोलनी, क्योंकि तुम्हारे के ऊपर तो मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। तुम तो बेइज्जती करा रहे हो भाई हमारी, हैं अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की, इतने बुरे नहीं है हम, ठीक है ना। तो स्पीच जो भी बोलोगे वो पहले स्क्रिप्ट मुझे दिखाओगे। अगर तुमने नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ, अगर ऑर्डर फॉलो नहीं किया ना, कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, डिग्रियां रोक लूंगा तुम्हारी, मैं पास आउट नहीं होने दूंगा कॉलेज से। तो यहाँ पर जो है इनको बहुत बड़ी धमकी मिल चुकी थी, खास करके चंद्रन को। भाई चंद्रन जो है सेक्रेटरी है तो सारी जिम्मेदारी तो उसकी है ना। तो मिस्टर ब्राउन ने चंद्रन को बोल दिया था कि भाई अगर तुम जो है हरकतों से बाज नहीं आए, अगर तुम्हारे रहते हुए ये सब हरकतें होगी हिस्टोरियन क्लब के अंदर, तो सुन लो कान खोल के, तुम्हें जो है मैं कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, रेस्टिगेट कर दूंगा, साथ में तुम्हें डिग्री भी नहीं दूंगा, यहीं पर बैठे रहना फिर तुम पूरी उम्र। तो चंद्रन बेचारा डर जाता है। अब दूसरी तरफ मोहन, वो वैसे तो जो है चंद्रन को परेशान नहीं करता था, लेकिन एक दिन मोहन जो है चंद्रन के पास आता है और बोलता है कि यार भाई मेरा भी कुछ करना। तो चंद्रन बोलते हैं क्या करूं तुम्हारा। तो मोहन बोलता है कि यार तुझे तो पता ही है मैं पोइट्री करता हूँ, लेकिन मेरी पोइट्री कोई सुनता ही नहीं है, तो भाई देख लेना थोड़ा सा, कई तरह हिस्टोरियन क्लब में थोड़ी मोटी जगह हो तो मैं भी थोड़ा एडजस्ट हो जाऊँ। तो चंद्रन बोलते पागल पागल है क्या, मेरा जो राघवाचार्य प्रोफेसर है ना कच्चा खा जाएगा मुझे, मार डालेगा मुझे जिंदे, कोई जला देगा, मैं नहीं तुझे वहां पे ला सकता। भाई वो नाच गाना वैसे ही पसंद नहीं करता है ना, अगर तुम वहां पे पोइट्री करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा। भाई नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता और मैं तुझे वहां पे जगह नहीं दे सकता, तो ऐसा कर तू मुझे पोइट्री सुना दिया कर। तो मोहन बोलता है कि यार वो तो मैं वैसे ही सुना दूंगा तुझे। तो चंद्रन बोलता है कि अच्छा बहुत मन कर रहा है यार, पोइट्री सुना दो अपनी कोई। तो मोहन पोइट्री सुनाता है। तो चंद्रन बोलते हैं यार तुझे तो बहुत बड़ा पोइट होना चाहिए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मोहन बोलता है कि अरे मैंने बहुत कोशिश करी है, नहीं बन पाते यार हमारे जैसे पोइट। तो चंद्रन बोलता है कि तू न्यूज़पेपर में छपवा ना अपना ये वर्क। तो मोहन जो है वो बोलता है कि हमारे जो वर्क्स हैं वो कौन छापेगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में हमारे जैसे पोइट्स को कोई जगह नहीं मिलती। तो चंद्रन बोलता है कि कहीं और ट्राई कर। तो वो बोलता है कि जो है मैं अमेरिका तक जा चुका हूँ, कनाडा अमेरिका जा चुका हूँ, वहां तक मेरा कुछ नहीं बना तो अब क्या बनेगा। तो चंद्रन बोलता है चल परेशान मत हो जाएगा तेरा भी कुछ। तो ऐसे जो है इनकी बात खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, चंद्रन वापस घर आता है, वो पढ़ाई कर रहा था, रात का समय था। तो चंद्रन के पिताजी उसके कमरे में आते हैं। तो चंद्रन को बोलते हैं कि और चंद्रन क्या चल रहा है। तो चंद्रन बोलते हैं कि बस पिताजी पढ़ाई कर रहा था। तो जो पिताजी है वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा करो 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 बेटा, शाबाश शाबाश। फिर चंद्रन बोलता है कि पिताजी कल ना मैं 4 बजे उठूंगा। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा तू 4 बजे उठ रहा है तो ऐसा करना मुझे भी उठा देना। तो चंद्रन बोलता है क्यों पिताजी, आप भी एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में। तो पिताजी बोलते हैं मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो चंद्रन बोलते हैं नहीं नहीं पिताजी मैं तो मजाक ही कर रहा था, आप बताओ ना आपको क्यों उठना 4 बजे। तो पिताजी बोलते हैं कि अरे वो चोर को पकड़ना है यार, तेरी माँ ने कान खा लिए मेरे, तो कल चोर को पकड़ेंगे। तो सीनू बोलते हैं पिताजी मैं भी चोर पकड़ूंगा। तो सीनू यहाँ पर चंद्रन का छोटा भाई है जो कि चोर पकड़ना चाहता है अपने पापा के साथ में। तो चंद्रन बोलते हैं कि चलो पिताजी फिर मैं भी चोर पकड़ूंगा कल। तो पिताजी बोलते हैं तेरी पढ़ाई, अरे वो तो होती रहेगी पिताजी, पहले चोर पकड़ते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग सो जाते हैं। अब होता क्या है, सुबह होती है, 4 बजे सारे उठ जाते हैं। वो बहुत देर तक वेट करते लेकिन चोर आता ही नहीं है। तो अब क्या था, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। दूसरे दिन फिर से वो जो है डिसाइड करते हैं कि चोर पकड़ेंगे 4 बजे, उठते हैं, चोर आता नहीं है, फिर से वो सब चीजें हो जाती हैं। तीसरे दिन फिर से जो है वो डिसाइड करते हैं कि आज तो चोर को पकड़ के रहेंगे। अब क्या करते हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं और चंदन के पिताजी जो है सीनू को बोलते हैं अपने छोटे बेटे को कि चल लाइट बंद कर दे, नहीं तो अगर रोशनी रहेगी ना कमरे में तो चोर आएगा नहीं। तो सीनू फटाफट से भाग करके जाके लाइट बंद कर देता है। अब चंदन के पिताजी और चंदन जो है झाड़ियों में छुप जाते हैं और वेट करने लगते हैं चोर का। अब थोड़ी देर बाद में उन्हें हलचल महसूस होती है, कोई बंदा शॉल ओढ़ करके उनकी जो बाउंड्री थी उसको टाप करके गार्डन में आता है और 3-4 फूल अभी तोड़ ही रहा था कि तभी बाप बेटे जो है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। चोर को पकड़कर घसीटते हुए कमरे में लेकर के आते हैं, एक दो उसको लगा भी देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो
अब आया मुंह दिखाई का समय, चलो निकालो कंबल इसका। जैसे ही कंबल हटाते हैं तो वो क्या देखते हैं, चोर तो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके जो है दाढ़ी थी, बाल थे लंबे लंबे, जटाएं थी उसकी, और नीचे उसने धोती पहनी हुई थी गेरुए रंग की, यानी कि जो हमारा रंग है भगवा रंग है वैसी। तो वो देखते हैं यार ये तो चोर सन्यासी लग रहा है। तो जैसे ही चंद्रन की माँ उस चोर को देखती है वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मंत्र जाप करने लग जाती है। अब चंद्रन और उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि हाँ आपको क्या जरूरत आ गई चोरी करने की। तो सन्यासी बड़ा अकड़ के बोलता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, वो तो मुझे फूलों की जरूरत थी, मुझे भगवान को चढ़ाने थे, इसलिए तोड़ने आया था। तो चंद्रन बोलता है हाँ तोड़ने आया था तो सीधे सीधे मांग करके तोड़ लेते, ये से चोरी करने की क्या जरूरत थी। तो वो जो संत है वो बोलता है कि सुबह 4 बजे अगर मैं आपको उठाऊंगा तो आपकी नींद खराब होगी, तो मैंने सोचा कि आपकी नींद क्यों खराब करनी है, इसलिए मैं खुद ही जो है छुप करके फूल तोड़ करके चला जाता था। तो चंदन के पिताजी बोलते हैं कि सन्यासी बाबा आपको बताना तो चाहिए था ना, पर हम तो इतने दिनों से टेंशन में आ गए थे कि कौन ऐसा चोर है जो फूल तोड़ करके जा रहा है और कुछ नहीं चुरा रहा। तो चंदन के पिताजी जो है उस सन्यासी के साथ बात करते हैं। दूसरी तरफ चंदन की माँ बोलती है कि भाई छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो छोड़ दो, एक तो हमें श्राप दे दे, फिर क्या होगा हमारा। तो चंदन बोलता है कि माँ ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता, आप चुप रहो 2 मिनट। फिर वो सन्यासी को बोलता है कि हाँ भाई हमारे कोई नींद वींद खराब नहीं होती, और वैसे भी जो आप ये हरकतें कर रहे थे ना उससे हमारी नींद तो वैसे भी खराब हो चुकी है। तो वो सन्यासी बोलता है कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था मैं आपको परेशान करने का, वो क्या है ना मेरी जो पूजा है वो सुबह सूरज उगने से पहले होती है, तो अगर मैं आपको उठाता तो मुझे लगा कि आपकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए मैं खुद ही तोड़ लेता था फूल। तो चंदन के पिताजी बोलते कि अच्छा चल बेटा ऐसा कर, तू ताले की चाबी ले जा और ताला खोल दे, गेट खोल दे सन्यासी बाबा को जाने के लिए। तो चंदन बोलता है कि गेट खोलने की क्या जरूरत है, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो पिताजी बोलते हैं कि ऐसे कैसे जाएंगे। तो चंदन बोलता है जैसे रोज जाते हैं दीवार फान के वैसे ही चले जाएंगे। फिर वो क्या करता है, पिताजी बोलते हैं कि चल खोल दे तू गेट। तो चंदन गेट खोल देता है, सन्यासी वहां से चला जाता है। अब ये चोर की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन अभी तो चंदन के एग्जाम बाकी थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही टाइम खत्म होता है, चंदन के एग्जाम आ जाते हैं मार्च के अंदर। अब चंदन के एग्जाम को सिर्फ 15 दिन रह गए थे। चंदन ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। कुछ सब्जेक्ट थे जिनमें छोटे छोटे से टॉपिक थे जो उसने नहीं पढ़े थे। तो वो एक दिन बैठता है, वो सोचता है कि यार ये वाला टॉपिक कितने नंबर का है, ये वाला इतने नंबर का, ये वाला इतने नंबर का, कुल मिला के इतने नंबर हुए। तो इतना अगर मैं इसमें से निकाल भी दूँ तब भी मेरे 70 नंबर तो आ ही जाएंगे 100 में से। फिर सोचता है चलो -20 कर देते हैं, इतने गलतियां भी तो कर ही देंगे अपन, तो चल 50 तो आ ही जाएंगे। फिर बोलता है चल 50 भी छोड़ो, पास तो हो ही जाऊंगा। ऐसा कह करके वो पूरा चोट में आकर के एग्जाम देने चला जाता है। अब उसके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं कुछ टाइम आगे की तरफ। 2000 years later. एग्जाम अब हो चुके हैं, चंदन ग्रेजुएट हो चुका है, डिग्री उसके हाथ में है, और अभी वो बेरोजगार है, यानी कि चंदन अभी कुछ नहीं कर रहा। तो रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, हाँ बेटा चंदन आगे का क्या प्लान है, हेलो चंदन आगे क्या कर रहा है। मामी जी फोन कर रही हैं, हाँ चंदन बेटा क्या करने वाला है आगे। चाची जी फोन कर रही हैं, हाँ बेटा चंदन आगे क्या करने वाला है, कुछ तो बता मुझे। तो ऐसे करके बहुत सारे रिश्तेदारों के जो है उनको फोन्स आते हैं कि क्या करेगा आगे, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा। होता है ना भाई, जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है सारे रिश्तेदारों को याद आने लग जाती है। तो यही हाल यहाँ पे चंदन का था। तो थोड़े दिन तो चंदन को ये जो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी, ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था ना रिश्तेदारों से, सब लोग पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, आगे ये कर ले, आगे वो कर ले। बहुत से रिश्तेदार बोल रहे थे कि मद्रास चला जा लॉ की पढ़ाई करने के लिए, बहुत बोल रहे थे बेंगलोर चला जा रेलवे की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है उसको बता रहे थे लोग कि ये कर ले वो कर ले। तो थोड़े दिन तो चंदन को जो है ये बहुत अच्छा लगा। फिर जो है वो इससे तंग आ गया। तो वो एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और बोलते कि रिश्तेदारों को क्या हो गया, सारे तंग कर रहे हैं मुझे, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, पागल हो गया हूँ मैं इनकी बातें सुन करके। तो चंदन के पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये तो रीत है दुनिया की, पहले ये मेरे साथ हुआ था अब तेरे साथ हो रहा है, कल को तेरे बच्चों के साथ होगा, फिर उनके बच्चों के साथ होगा। तो दुनिया के रिवाजों को थोड़ी ना बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनका, चल छोड़ तुझे जो करना है तो वो कर, हम तुझे कुछ नहीं कहते। तो चंदन बोलता है कि पिताजी अब अगर मेरे से किसी ने पूछा ना कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ तो मैं तो इंग्लैंड जाने का नाम ले दूंगा कि मुझे तो इंग्लैंड जाना है। तो पिताजी बोलते हैं कि जो करना है वो कर बेटा, तेरी मर्जी है। अब चंद्रन जो है वो क्या करता है, वो एक लाइब्रेरी के अंदर जो है मेंबरशिप ले लेता है
और जो है वो रोज लाइब्रेरी में जाता है, अलग अलग लिटरेचर के वर्क्स पढ़ता है, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ता है, शेक्सपियर, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बहुत सारे राइटर्स को वो पढ़ता है, उनके वर्क्स को पढ़ता है। अब चंद्रन को ये भी पता चल गया था कि लिटरेचर का मतलब सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं है, लिटरेचर के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग राइटर्स की कहानियां हैं, यानी कि लिटरेचर तो बहुत सारे राइटर्स से मिलकर के बनी है। तो चंदन अब बहुत सारे राइटर्स को पढ़ता था, ऐसे टाइम बीतता जा रहा था, उसे इन बुक्स में इंटरेस्ट आ गया था, उनको पढ़ने में उसे मजा आता था, बस यही उसका रूटीन था। वो जाता था सुबह लाइब्रेरी में, पूरा टाइम वहाँ पे निकालता था, वापस आता था और फिर नदी किनारे घूमने चला जाता था, वहां पर जो है वो सनसेट देखता था और वापस घर पे आ जाता था। तो यही उसका डेली शेड्यूल था, इसके अलावा वो कुछ करता नहीं था। अब ऐसे टाइम बीतता जा रहा था। एक बार क्या होता है, चंदन जो है लाइब्रेरी जाता है, वहां पर वो अपना जो भी वो पढ़ता था बुक्स वगैरह वो पढ़ता है। शाम को जो है वो मिल्ट रोड होते हुए जो है उस नदी के पास चला जाता है जहां पर वो रोज जाता था टहलने के लिए। वहां पर टहलते टहलते उसे एक लड़की दिखती है जिसकी उम्र 14 से 15 साल रही होगी। अपनी बहन के साथ वो जो है रेत में खेल रही थी। चंदन जैसे उसे दिखता है उसे हो जाता है हमको तुमसे वाला प्यार। ठीक है, तो वाला प्यार जो है चंदन को उस लड़की से हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब चंदन जो है उस लड़की को देखने लग जाता है, वो बहुत देर तक उसको देखता रहता है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है और वो वापस से घर पे आ जाता है। पूरी रात चंदन जो है उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। अब वो सोचता है कि यार कल जो है ना मैं उससे बात करूंगा उस लड़की से। तो वो क्या करता है, सुबह फटाफट से जो है अपना चॉकलेटी रंग का कोट पहनता है और चला जाता है उस नदी के पास में। पूरा टाइम वो वहां पर बैठा रहता है लेकिन वो लड़की वहां पे नहीं आती। दूसरे दिन भी वही चीज होती है, वो पूरा टाइम उसका वेट करता है लेकिन वो नहीं आती। तीसरे दिन भी वो वहां पे जाता है और फिर भी वो लड़की नहीं आती। तो बहुत टाइम तक वहां पर वो लड़की नहीं आती तो चंदन जो है उदास हो जाता है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा। फिर वो एक दिन सोचते कि यार पागल हो गया क्या चंदन, क्या कर रहा है तू, है लड़की देखी नहीं कि बस उसके पीछे हो गया। तो चंदन जो है डिसाइड करता है कि अब मैं उस लड़की के बारे में नहीं 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 सोचूंगा। लेकिन फिर से वो कहता है यार वो लड़की कितनी सुंदर थी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, ऐसे जो है वो नाम जपता रहता है रात में सोते टाइम भी। अब ये जो लक्ष्मी नाम है ना, ये उसने खुद ही उस लड़की को दे दिया है, उसको ये भी नहीं पता कि उस लड़की का नाम क्या है। तो वो अपना ही जो है नामकरण कर चुका है। तो चंदन जो है ऐसे ही जो है उसके ख्यालों में खोया हुआ था। अब क्या होता है, उसने डिसाइड किया कि अब वो जो है ज्यादा नहीं सोचेगा, तो वो जो है सोचना बंद कर देता है। वापस से उसकी जो लाइफ है वैसे ही चलने लगती है जैसे कि पहले चल रही थी। वो रोज तैयार होता है, लाइब्रेरी जाता है, वहां पे बुक्स पढ़ता है, फिर वो टहलने जाता है और ऐसे ही उसका टाइम जो है बीतता जा रहा था। फिर से एक दिन आता है जब जो है चंदन तैयार होता है और वो जाता है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी से मिल्ट रोड होता हुआ वो जाता है उसी नदी के पास और वहां पर फिर से हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, वापस से वो लड़की दिख जाती है भाई उसे। अब यहाँ पे मुझे बताओ तुम लोग, चंदन की क्या गलती है? उसने डिसाइड किया था कि हाँ अब मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा नहीं सोचूंगा नहीं सोचूंगा, और जैसे ही वो वहां पे नदी किनारे जाता है तो वो लड़की फिर से दिख जाती है। तो चंदन हमारा डिसाइड करता है कि अब बस हो गया, जो मैंने प्लान पहले बनाया था ना, जो डिसाइड किया था वो कैंसिल, अब दूसरा प्लान बनाते हैं, प्लान बी। अब जो मैं क्या करूंगा, लड़की के थोड़ी दूर पे जाकर के बैठूंगा, उसको घूरता रहूंगा और अगर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो मैं उसको आंख भी मार दूंगा ताकि वो लड़की मेरे पास आए, फिर मैं उससे अपनी मन की बात कर दूं। तो चंदन वही चीज करता है लेकिन लड़की वही देखती नहीं है पीछे मुड़ के। अब चंदन डिसाइड करता है कि उसके पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। चंदन उसके पास जाके खड़ा हो जाता है उसके पीछे। अब वो उससे बात करने ही वाला था कि उसकी सांस फूल जाती है। अब वही उसे बोला ही नहीं जा रहा, तो वो एक लंबी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है और फिर से बोलने लगता है। और जैसे ही वो बोलने लगता है पीछे से एक मनहूस हाथ उसके कंधे पे आता है। चंदन पीछे मुड़ करके देखता है तो वो क्या देखता है, उसके दो निकम्मे दोस्त वहां पे खड़े थे। पहला था वीर स्वामी और दूसरा था पोइट मोहन। दोनों बोलते हैं अरे भाई चंद्रन कितने सालों बाद में मिल रहा है यार। चंदन बोलता है साल, अबे अभी पिछले मार्च में मिले अपन, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोनों बोलते हैं कि यार फिर भी कितना टाइम हो गया, चल कहीं पे चलते हैं घूमने के लिए। तो चंदन बोलता है कि नहीं नहीं आज मुझे किसी से मिलना है, कल कल मिलते हैं कल मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार हमसे इम्पोर्टेंट कौन है तेरे लिए, चल 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 चल, और उसे खींचते हुए जबरदस्ती लेकर के चले जाते हैं। चंद्रन के जितने भी ख्वाब थे वो उसके मन में ही रह गए।
अब जो है उन दोनों के साथ चल देता है। दोनों ही दोस्त मिल गए थे तो बातें कर रहे थे पिछले टाइम की कि कैसे हुआ था, हम कॉलेज में मस्ती करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तीनों दोस्त अब जो है साथ में चले जाते हैं कैफे के अंदर। कैफे में जाकर के वो कॉफी पीते हैं। उसके बाद में पूरी शाम वो बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और चंदन शाम को थक हार के घर पर आ जाता है। फिर से अपनी लक्ष्मी के ख्यालों में खोया रहता है, लक्ष्मी 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 करता रहता है। और फिर दूसरा दिन हो जाता है। फिर चंद्रन जो है तैयार श्यार होता है और वहां पे जाता है अपनी नदी के किनारे। उसे कोई मिलता नहीं है, वो लड़की मिलती नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर जाता है, लड़की मिल जाती है। अब आज चंद्रन डिसाइड करता है कि मैं इससे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका पीछा करूंगा, देखूंगा कि कहाँ जाती है। तो चंद्रन उस लड़की का पीछा करता है और चंद्रन को उसके घर का पता चल जाता है। अब चंद्रन उसके घर की गली में जो है चक्कर लगा रहा था। फिर चंद्रन को ध्यान आता है कि ये वाली गली तो मैंने पहले भी घूमी हुई है, पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया था और किसके पास आया था। फिर चंदन को एकदम से याद आता है, अरे भाई ये तो हमारे पोइट मोहन वाली गली है, वो भी तो इसी गली में रहता है। तो चंदन जो है फटाफट से जाता है मोहन के पास में। अब वो मोहन से बात करता है, मोहन को बोलता है कि अरे मोहन, और बता भाई, मैं ना मतलब तुझे तो पता ही है हमारे जितने भी दोस्त थे सारे जा चुके हैं, तो मैं ऐसे वेला ही था तो मैं तेरे पास आ गया। तो मोहन बोलता है कोई बात नहीं, और सुना। तो जो चंद्रन है वो बोलता है कि अच्छा मोहन, मैं ना कल से तेरे पास आ जाया करूंगा, है ना, रोज ही। तो तू बता तू कब फ्री होता है, फ्री तो रहता है ना तू। तो मोहन बोलता है कि हाँ, शाम 4 बजे के बाद में कभी भी फ्री हूँ। तो चंद्रन बोलता है कि किसी दिन पूरा फ्री नहीं रहता, तू पूरे दिन फ्री रहता हो किसी दिन। तो मोहन बोलता है कि सैटरडे को फ्री रहता हूँ मैं, कभी भी आ जा। तो चंद्रन बोलता है कि फिर ठीक है भाई, अब तो आता ही रहूंगा तेरे यहाँ पे। अब देख रहे हो, दोस्त की याद आ गई चंद्रन को। तो चंद्रन जो है उससे मिल करके चल जाता है वापस से घर पे। अब चंद्रन धीरे धीरे मोहन के घर पे जाने लग गया था। एक दिन चंद्रन मोहन से बात करते करते जो है उस लड़की के बारे में पूछता है। फिर चंद्रन को पता चलता है कि वो जो लड़की है उसका नाम है मालती। तो जो इसने नामकरण किया था ना लक्ष्मी, वो उसका रियल नेम नहीं था, वो तो इसने अपने मन से रख लिया था। उसका जो रियल नेम है लड़की का वो है मालती। वो अभी 14 साल की है और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में हेड क्लर्क की बेटी है। और उस हेड क्लर्क का नाम है ईवी कृष्णन अय्यर, उनकी बेटी है, ये उनकी सुपुत्री है। तो चंदन को पता लगता है कि अरे यार, ये तो अपन की कास्ट की है, मतलब कि अब पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। पहले उसने डिसाइड किया था कि अगर किसी और कास्ट की भी होगी तब भी भाग के शादी कर लेगा, लेकिन अब तो उसकी कास्ट की है तो अब तो घर पे बता सकता है। तो चंद्रन के दिल में तो भाई लड्डू फूट रहे थे। अब चंद्रन जो है घर पर आता है। अब वो सोचता है कि चलो अब पिताजी से बात करते हैं, लेकिन पिताजी से बात करना इतना आसान थोड़ी ना होता है भाई। तो वो जाता है पिताजी के पास में, घबराता घबराता वो पिताजी के पास जाता है। पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा बता, क्या बात करनी है। तो चंद्रन बोलता है कि कुछ नहीं पिताजी, वो तो मैं भूल गया, जब याद आएगा ना मैं वापस आके बता दूंगा। ऐसा कह करके चंद्रन वापस आ जाता है। फिर चंद्रन को लगता है कि यार चंद्रन क्या कर रहा है तू, है कोई लड़की पसंद आई है, पिताजी को बताना है, शादी करनी है भाई, उम्र हो गई है शादी की, है छुनछुना थोड़ी ना मांग रहा है तुम, बच्चा थोड़ी है, लड़की मांग रहा है, लड़की की नीड है। तो वो जाता है वापस से पिताजी के पास में और पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। तो पिताजी बोलते हैं कि अच्छा कौन है, जानता है तू उसको। तो वो बोलते हैं कि हाँ देखा है मैंने उसे। वो जानती तुझे? पता नहीं, शायद जानती हो। तो पिताजी बोलते कि साफ साफ बता, बात क्या है, ढंग से बता, किसकी लड़की है, कौन है, किस कास्ट की है। तो हमारा जो चंद्रन है वो बोलता है कि कास्ट तो पन की है, हमारी कास्ट की है। और वो क्या कहते हैं, उसके पापा जो है ना हेड क्लर्क है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में, और ईवी कृष्णन अय्यर नाम है उनका। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा देखते हैं, तेरी माँ से बात करता हूँ। तो चंदन जो है चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद में चंद्रन की माँ भी वहां पे आ जाती है। चंद्रन की माँ बोलती है क्या चल रहा है ये घर में, क्या सुन रहे हो तुम्हारे पिताजी से, मैं तुम्हें हेड क्लर्क की बेटी पसंद आई है, कितने रिश्ते आ गए बड़े बड़े घरों से तुम्हारे लिए, मैंने किसी को हाँ नहीं करी, और इधर मेरा बेटा, मेरा लाल गोपाल हेड क्लर्क की बेटी पसंद करके बैठा है। तो चंद्रन बोलता है कि माँ देखो ना, थोड़ा सा तुम समझो ना मेरी बात को। तो चंद्रन की माँ बोलती है कि वो सब छोड़, अगर मैं उसके पिताजी की पोस्ट के बारे में भी ना सोचूं, उसके बारे में बात ना करूं, तो 15 साल की बेटी अभी तक कवारी बिठाई हुई है उन्होंने, कुछ तो गड़बड़ है। तो चंद्रन बोलता है कि नहीं नहीं माँ, लड़की में कोई गड़बड़ नहीं है, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। तो जो चंद्रन की माँ बोलती है कि हाँ तो अभी से उधर का हो गया, हमारी तो कौन सुनेगा बाद में। तो चंद्रन की माँ बोलती है कि दहेज कितना आएगा। तो चंद्रन माँ से बोलता है कि माँ आपको दहेज चाहिए या फिर बेटे की खुशी।
तो माँ बोलती कि बेटा तेरी खुशी तो हमारे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन समाज के अंदर नाक भी तो देनी है। तुम्हारे पिताजी कितनी बड़ी जॉब पर हैं, अगर उनके बेटे को मैं ऐसे किसी भी छोटे मोटे घर में बिहा दूंगी और दहेज नहीं आएगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, लोग सोचेंगे कि तेरे लिए रिश्ते नहीं मिल रहे थे। तो जो चंद्रन है वो बोलता है कि माँ प्लीज़ 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 मुझे उसी से शादी करनी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। अब बेटा इतनी जिद कर रहा है तो माँ जो है कहती है अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, उनसे बोल दे कि वो यहाँ पर आ जाए रिश्ता लेकर के, फिर देखेंगे। तो चंद्रन बोलता है कि माँ ये क्या बोल रही हो, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम उनके घर की बेटी को यहाँ पर लाने की बातें कर रहे हैं। तो माँ बोलती है कि तो क्या करूँ मैं, तू क्या सोच रहा है कि तेरी माँ और तेरे पिताजी नाक रगड़ाते हुए उनके घर पर जाएं, हेड क्लर्क के घर पे जाएं उसकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए? हम नहीं जाने वाले, वो लड़की वाले हैं, वो खुद आएंगे रिश्ता लेकर के। तो चंद्रन बोलता है कि माँ ये सब क्या कर रही हो? तो माँ कहती है और मुझे कुछ नहीं सुनना, और ऐसा कहकर के माँ वहां से चली जाती है। अब चंद्रन जो है वो अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी को सारी बातें बताता है। पिताजी बोलते हैं कि देख तेरी माँ सही कह रही है चंद्रन। तो चंद्रन बोलता है कि पिताजी आप भी माँ की तरह बातें करने लग गए। तो पिताजी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, और फिर पिताजी के द्वारा पंडित बुलाया जाता है, वही जो शादियां करवाता है। तो पंडित जी को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि देखिए पंडित जी, चंद्रन आपको पता है ये बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन कर ली है। तो पंडित जी समझ आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा चंदन के लिए लड़की ढूंढनी है, अरे चंदन बेटे के लिए तो हजारों लड़कियां तैयार है, मैं अभी रिश्ते दिखा देता हूँ आपको। तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लड़की ढूंढनी नहीं है, वो तो हमने ढूंढ ली है, तो बस आपको जाकर के वहां पर लड़की वालों से बात करनी है। तो पंडित जी बोलते हैं अच्छा कौन है? तो चंदन के पिताजी बोलते हैं कि कोई ईवी कृष्ण नैयर है, उनकी बेटी है, हेड क्लर्क बताए वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के ऑफिस में। तो पंडित जी बोलते हैं अच्छा अच्छा वो, उनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, हाँ उनकी एक बेटी तो है। तो जो पिताजी हैं चंद्रन के वो बोलते हैं कि हाँ तो उनके घर पे जाना है और उनसे बात करनी है। तो पंडित जी जो है चल पड़ते हैं। अब मालती के घर पे जाया जाता है, वहां पर उसके माता पिता से बात की जाती है, वो तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, वो बोलते ठीक है हम लड़के वालों से बात कर लेते हैं। अब जो है इनके कुंडली मिलाने का समय आता है। तो पिताजी बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं हमारे पंडित से कुंडली मिलवा देते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं नहीं जजमान, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, लड़की वालों ने कहा है कि आप बेटे की कुंडली वहां पर पहुंचा दें, वो वहां पर अपने पंडित जी से कुंडली मिलवा लेंगे। तो चंद्र की माँ बोलती कि ऐसे कैसे, अरे बहू ला रहे हैं हम, आप ऐसा करना उस लड़की की कुंडली हमें यहाँ पर दे जाना, हम अपने पंडित जी से मिलवा लेंगे। कि तभी चंदन बोलता है कि माँ क्या तुम भी यार, कुंडली तो है उनके पंडित जी मिलाए हमारे पंडित जी मिलाए, बात तो एक ही है ना। तो चंदन की माँ बोलती है कि हाँ ये तो अभी से उधर का हो गया। तो चंदन के पिताजी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है भाग्यवान, बाद में हम भी मिलवा लेंगे, पहले उन्हें तसल्ली के लिए मिलवा लें। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे 2-3 दिन काम है, फिर मैं बाद में आकर के कुंडली ले जाऊंगा बेटे की, आप तैयार रखना। तो यहाँ पर जो पंडित जी है वो चले जाते हैं। अब भाई चंद्रन लक्ष्मी के ख्यालों में खोया हुआ है, उसके सपनों की लक्ष्मी। अब जो है चंद्रन देखता है 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, पंडित जी का आने का नाम ही नहीं है। वो माँ के पास जाता है, माँ पंडित जी आए थे क्या? माँ बोलती कि नहीं अभी नहीं आए। फिर चंद्रन 1-2 घंटे बाद में फिर आकर के माँ से पूछता है, माँ पंडित जी कुंडली ले गए क्या? तो माँ बोलती कि बेटा ऐसा करना, तू अपनी कुंडली खुद ही वहां पे पहुंचा दे। तो चंद्रन बोलता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे को तो उनके घर का भी पता है, लो माँ मेरी कुंडली दो मैं लेकर के जाता हूँ। शाबाश बेटा। तो माँ जो है उससे लड़ती हुई कहती है कि ओए नमूने, मजाक कर रही थी मैं, ऐसे अपनी कुंडली लेकर के जाएगा तो वो शादी नहीं करवाएंगे तेरी, पागल कहीं का, वेट कर ले थोड़ी देर सब्र कर ले, पंडित जी आएंगे उनके हाथ में कुंडली भिजवा दूंगी। और उसी दिन शाम को पंडित जी आ जाते हैं। अब भाई चंदन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो पंडित जी कुंडली लेकर के चले जाते हैं और वो कुंडली जो है वो लड़की वालों को सौंप देते हैं। अब लड़की वाले अपने पंडित जी से वो कुंडलियां मिलवाते हैं, और जैसे ही वो कुंडलियां मिलवाते हैं उन्हें पता चलता है कि जो लड़के की कुंडली है उसमें ग्रह भारी है, यानी कि अगर उनकी लड़की की शादी इस लड़के से होती है तो उनकी लड़की शादी के बाद में मर जाएगी। तो जैसे ही इस बात का पता लड़की वालों को चलता है तो वो तो जो है शादी के लिए इनकार कर देते हैं। अब जो है वो इनके घर पर आते हैं और ये सारी बातें जो है चंदन के पिताजी को बताते हैं। तो चंदन के पिताजी बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, एक बार हम भी अपनी तसल्ली के लिए कुंडलियां मिलवा लेते हैं अपने पंडित जी से। तो जो कुंडलियां हैं वो इनके पंडित जी मिलाते हैं। तो इनके पंडित जी बोलते हैं कि देखिए आपके पंडित जी से शायद गन्ना में जो है गलती हो गई होगी, ये जो ग्रह है ये सिर्फ 20 साल तक भारी थे, अब तो जो लड़का है वो 23 साल का हो गया है। अब जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाएगी लड़के की, जैसे ही वो 25 साल का होगा तो ये जो ग्रह हैं ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो आप थोड़े 2 साल के लिए वेट कर लो,
तब तक जो है लड़का के जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाएंगे, और उसके बाद में अगर आप कन्या की शादी जो है इस लड़के से करवाते हो तो आपकी कन्या को जो है कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये बात चंद्रन के पिताजी लड़की वालों को बताते हैं, तो लड़की वाले फिर भी राजी नहीं होते। लड़की वाले बोलते कि नहीं नहीं भाई साहब, देखिए हमें आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, ये घर बार भी हमारी बच्ची के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ में जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसा कर करके यहाँ पर जो बात होती है वो खत्म हो जाती है, ठप हो जाती है। अब चंद्रन बेचारा क्या करता, वो रोता है, बिलखता है, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। चंद्रन के पिताजी भी उसकी ऐसी दशा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब वो भी मजबूर थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो चंद्रन क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है। किसको? मालती को, यानी कि उस लड़की को। उस चिट्ठी में चंद्रन लिखता है कि तुम 2 साल का इंतजार कर लो, 2 साल बाद में मैं 25 का हो जाऊंगा, और फिर वो जो ग्रह है वो शांत हो जाएंगे, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सिर्फ 2 साल का इंतजार कर लो, उसके बाद में हम शादी कर लेंगे। और ये चिट्ठी जो है वो लड़की तक पहुंचा देता है, और जो लड़की है उसका कोई रिप्लाई चंद्रन को नहीं मिलता। और कुछ टाइम बाद में जब चंद्रन उनके घर के पास में जाता है तो उसे शहनाइयों की आवाज सुनाई देती है, और बाद में उसे पता चलता है कि शादी तो मालती की है। अब जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है वो भाग करके अपने घर पर आ जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, और वो जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। लगभग 10 दिन तक वो बीमार रहता है, बुखार से वो तड़पता रहता है, और वो जो है एकदम से अपनी सुध बुध खो चुका था। मतलब कि उसे बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हो कि तकलीफ हुई थी मालती की शादी के बाद में। उसे लगता था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो इस मालगुड़ी में नहीं रहेगा, इस शहर में नहीं रहेगा, यहाँ से कहीं चला जाएगा। फिर वो डिसाइड करता है कि वो मद्रास चला जाएगा। तो वो पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे मद्रास जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, फिर मैं तेरे चाचा को फोन कर देता हूँ, मद्रास वाले चाचा को, वो तुझे स्टेशन से आकर के ले जाएंगे। तो चंद्रन जो है मद्रास की ट्रेन में बैठ जाता है। अब जैसे ही वो मद्रास स्टेशन पे उतरता है उसे भीड़ में अपने चाचा का लड़का दिखता है, लेकिन वो जो है चाचा के घर पे नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो नजरें चुरा करके स्टेशन से बाहर निकल आता है और किसी होटल में जाकर के रहने लगता है। अब उस होटल के अंदर वो 3 दिन के रूम बुक करता है। अब रूम बुक करने के बाद में जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि ये जो रूम था उनसे बड़ा तो उनका बाथरूम होता है। तो चंद्रन बोलता है कि यार ये रूम है। फिर चंद्रन कहते हैं चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें रहना ही है यहाँ पे। तो चंद्रन जो है वहां पर रहने लगता है। अब वहां पर उसकी दोस्ती होती है कैलाश नाम के एक व्यक्ति से। तो कैलाश जो है वो अधकड़ उम्र का एक आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, मोटा ताजा। तो उसके साथ जो है चंद्रन की थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। अब वो जो है चंद्रन को एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है। तो चंद्रन जो है ये सब नज़ारा देख करके, मद्रास की इस जगह का नज़ारा देख करके एकदम से डर जाता है और वो कैलाश को वहीं छोड़ करके भाग आता है। फिर वो जो है फुटपाथ पर रहता है, पूरी रात फुटपाथ पर वो बैठा रहता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो होटल भी नहीं जाएगा, उसे इस शहर में ही नहीं रहना। ये शहर इतना अजीब है, यहाँ पर किसी को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। एक आदमी मिला उसे कैलाश, वो भी इतना पियक्कड़ था, वो भी दारू के नशे में रहता था, उसकी 2 पत्नियां थी, तब भी जो है वो यहाँ पर आता था और रेड लाइट एरिया में जाया करता था शौक के लिए। तो वो जो है सोचता है कि अब उसे शहर में भी नहीं रहना, उसे किसी के साथ नहीं रहना, वो जो है अब कहीं और चला जाएगा। तो चंद्रन डिसाइड करता है कि वो उस होटल में भी अपना सामान लेने नहीं जाएगा, वो बिना सामान लिए ही वहां से निकल पड़ता है स्टेशन की तरफ। अब स्टेशन से जो है वो ट्रेन लेता है वेजबाड़ा की। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो ट्रेन में तो चढ़ जाता है लेकिन वापस से कूद जाता है। फिर वो स्टेशन से निकल करके सड़क के ऊपर चलता रहता है और एक नाई की दुकान पे जाकर के खड़ा हो जाता है। फिर नाई से बोलता है कि मेरे सारे बाल उतार दो, मुझे गंजा कर दो, टकला कर दो। तो नाई बोलता है कि साहब आपको सच में बाल उड़वाने हैं? नहीं, मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, विधवाएं भी आती हैं, लेकिन आपके जैसे जवान लड़के बाल नहीं उड़वाते। तो चंद्रन बोलता है कि देखिए मुझे अपने बाल उतरवाने हैं, तो आप प्लीज़ मेरे बाल काट दो। तो जो वो नाई है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है आपको? तो चंद्रन बोलता है कि मुझे सन्यासी बनना है। तो नाई क्या करता है, उसे अपने घर पर लेके जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी थी। वहां पर वो चंद्रन को बिठाता है और उसे बोलता है कि आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और वो शाम को जो है कुछ गेरुए रंग के कपड़े लेकर के आता है, कुछ फल फ्रूट लेकर के आता है और वो चंद्रन को दे देता है। चंद्रन वहां पर वो फल फ्रूट खाता है, उसे भूख तो लगी हुई थी, तो वो जो है फल फ्रूट खाता है और वो गेरुए कपड़े पहन करके एक सन्यासी बन जाता है। अब वो जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव भटकता है और ऐसे ही भटकते भटकते वो पहुंच जाता है एक गांव में। उस गांव का नाम था कूपन।
अब चंदन उस गांव में जाकर के एक वड़ के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है, पूरे गांव के लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हुए हुए हैं और उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, यानी कि वो चंदन को सन्यासी समझ रहे हैं। तो चंदन उन सबकी तरफ देखता है और चुप रहता है। अब वो जो है किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा था, तो लोग सोचते हैं कि ये मौन रहने वाले सन्यासी बाबा हैं। तो वो जो है चंदन से अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं और चंदन इशारों ही इशारों में जो है उनके जवाब दे देता है। अब वो जो लोग थे वो चंदन के लिए खाने के लिए चीज़ें लाया करते थे। कई बार चंदन भूखा सो जाता था, कई बार अगर कोई उसे कुछ देता था तो वो खा लेता था। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। अब एक दिन चंदन सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपने परिवार को छोड़ करके, अपने उस मिट्टी को छोड़ करके, उस गांव की मिट्टी को छोड़ करके मैं यहाँ पर आ गया किसके लिए, उस लड़की के लिए। फिर वो सोचता है कि मालती का पति क्या उसके साथ अच्छे से रहता होगा, उसको मेरी याद तो नहीं आती होगी। ऐसे ही वो फालतू की चीज़ें सोच रहा होता है और फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब जो है मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर ऐसे नहीं रहूँगा, मैं अपने घर पर वापस जाऊँगा। और इस दौरान जब चंद्रन सन्यासी बना हुआ था, इस दौरान चंद्रन बहुत ज़्यादा पतला भी हो गया था, क्योंकि गांव गांव पैदल पैदल भटकता रहता था। कभी अगर लिफ्ट मिल जाती थी बैलगाड़ी से तो उसके ऊपर बैठ जाता था, नहीं तो पैदल पैदल चलता रहता था, जिसकी वजह से जो है उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थी, खाने को कुछ मिलता नहीं था, लोगों की भीख के ऊपर वो जिंदा था। तो इस दौरान जो उसकी तबीयत थी वो भी खराब रहती थी, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पतला दुबला हो गया था। तो चंद्रन डिसाइड करता है कि पहली ट्रेन लेकर के मालगुड़ी चला जाएगा। अब वो वापस से अपने घर पर आ जाता है और जैसे ही वो अपने घर पर आता है तो उसके पिताजी और उसकी माँ, उसका भाई सब उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब चंद्रन जो है अपने कमरे में जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है वो क्या देखता है, उसका कमरा एकदम वैसा था जैसे कि वो पहले छोड़ करके गया था। फिर वो हाथ रखता है एक जगह पे और वो देखता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है। कि तभी पिताजी वहाँ पर अंदर आते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा क्या देख रहा है। तो चंद्रन बोलता है कि पिताजी ये कमरा। तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ जो है वो हर रोज इस कमरे को साफ करवा दिया करती थी और जो चीज़ तुम जहाँ छोड़ के गए थे वहीं पर वापस रखवा देती थी, इस आस में कि तुम जब भी आओगे तो तुम जो है अपने कमरे में पहले आओगे, सबसे पहले तो तुम्हें वैसा ही मिले जैसे कि तुम छोड़ करके गए थे। तुम्हारी माँ रोज साफ सफाई करवा के कमरे के बाहर ताला लगा दिया करती थी ताकि कोई भी इस कमरे के अंदर ना आ पाए। तो जैसे ही चंद्रन अपने पिताजी की बात सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब मैं कुछ करूँगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। जब वो मोहन से मिलता है तो उसे मोहन से पता चलता है कि मोहन जिस न्यूज़पेपर में काम कर रहा है उसमें उसका प्रमोशन हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर दुगनी तिगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे मोहन से ये भी पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर का एजेंट है, जो कि इनके ही गांव में है, जो न्यूज़पेपर का एजेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, वो खड़ूस सा है। तो उसको बदलने के लिए बहुत सारे लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। फिर वो वापस अपने घर पर आता है। उस दिन पूरी रात वो सोचता रहता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिताजी को कितनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। 24 साल का हो गया हूँ, 2 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए और अभी तक बेरोजगार बैठा हूँ, पिताजी की रोटी तोड़ रहा हूँ, पिताजी को तंग कर रहा हूँ। और इंग्लैंड जाकर के भी क्या कर लूँगा, इतने दिनों से सोच रहा था कि इंग्लैंड जाऊँगा, लेकिन इंग्लैंड जाकर के भी क्या हो जाएगा। वहाँ पर 2 साल की डिग्री करूँगा और वापस यहाँ पर आऊँगा और फिर वापस से बेरोजगार। इंग्लैंड जाना भी एक जुए की तरह है। तो वो डिसाइड करता है कि इंग्लैंड तो नहीं जाना। वो पिताजी के पास आता है और पिताजी से पूछता है कि पिताजी अगर मैं इंग्लैंड ना जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो पिताजी बोलते हैं कि क्या हो गया, एकदम से इंग्लैंड ना जाने की बात क्यों कर रहा है। तो बोलता है कि पिताजी मुझे इंग्लैंड जाना ना जुए की तरह लगता है, मेरा मन नहीं है इंग्लैंड जाने का। तो पिताजी बोलते हैं कि फिर क्या करना है। तो बोलता है कि पिताजी मुझे न्यूज़पेपर का एजेंट बनना है। तो पिताजी बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा जी से बात करता हूँ। अब ये जो चंद्रन के पिताजी हैं ये हर छोटी बड़ी सलाह अपने छोटे भाई से लेते हैं। तो वो अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं और चंद्रन की इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि चंद्रन क्या बात कर रहा है। चाचा जी वापस से पत्र भेजते हैं और उस पत्र में लिखा होता है कि ये जो न्यूज़पेपर जिसकी बात चंद्रन कर रहा है, जिसका एजेंट बनने की बात कर रहा है, वो भी दुगनी तिगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो अगर इसमें पैसे लगा दिए जाते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो लड़के को वहाँ पर मद्रास भेज दो मेरे पास में, मैं यहाँ पर उसको जो है एजेंसी दिलवा देता हूँ। तो पिताजी जो है चंद्रन से बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे चाचा जी ने हाँ कर दी है तो तुम ऐसा करो, चाचा जी के पास चले जाओ मद्रास,
वहाँ पर वो किसी एजेंसी वाले से बात करके तुम्हें एजेंसी दिलवा देंगे। और फिर पिताजी बोलते हैं कि चाचा जी के पास ही जाना, कहीं और मत चल जाना पहले की तरह। बोलता है कि नहीं जाऊँगा पिताजी। फिर माँ बोलती है कि पहुँच करके मुझे पत्र भेजना और कहीं इधर उधर मत जाना, ठीक है बेटा। तो माँ को बोलता है कि माँ परेशान मत हो, मैं चाचा जी के पास ही जाऊँगा। और वो जो है मालगुड़ी से वापस मद्रास के लिए निकल पड़ता है। स्टेशन पर जैसे ही उतरता है, चाचा जी पहले से ही वहाँ पे खड़े थे। इस बार चाचा जी ने अपने बेटे को नहीं भेजा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फिर से जो है चंद्रन चकमा देख करके भाग जाएगा तो वो उसे पकड़ पाएंगे। तो चंद्रन को चाचा जी अपने साथ जो है कार में बिठा करके घर पे ले आते हैं। चंद्रन वहाँ पर खाना खाता है और फिर जो है चाचा जी चंद्रन को उस एजेंसी वाले के पास ले जाते हैं। थोड़ी बहुत सिफारिश करने के बाद में एजेंसी मिल भी जाती है। अब चंद्रन वापस से मालगुड़ी आ जाता है। मालगुड़ी में आकर के अपना ऑफिस खोलता है और वहाँ पर जो है वो अपना पूरा समय व्यतीत करता है। सुबह जाता है ऑफिस में, शाम को घर वापस आता है, परिवार के साथ समय व्यतीत करता है और धीरे धीरे वो मालती को भूल भी चुका था। कभी कभार उसकी याद आती थी, लेकिन अपने आप को समझा लिया करता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन चंद्रन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी पिताजी उसके ऑफिस में आते हैं। चंद्रन पिताजी को ऑफिस में आया देख करके चौंक जाता है। वो बोलता है, पिताजी आप यहाँ? तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ, मैं पास से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो चंद्रन बोलता है कि आइए ना पिताजी, आप यहाँ पे बैठिए। पिताजी बोलते हैं कि नहीं, तुम बैठो अपनी कुर्सी पे, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पिताजी जो है सामने वाली चेयर पे बैठ जाते हैं और चंद्रन से बोलते हैं कि और बेटा, काम कैसा चल रहा है? चंद्रन बोलता है कि बस सब अच्छा चल रहा है पिताजी, आपका आशीर्वाद है। पिताजी बोलते हैं कि देख चंद्रन, अब बहुत समय हो गया है उस बात को, और मुझे लगता है कि अब तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। तेरी माँ ने कुछ रिश्ते देखे हैं और एक रिश्ता उसे पसंद भी आ गया है, तो अगर तू चाहे तो अपनी माँ के साथ चला जा रिश्ता देखने के लिए, लड़की को देखा एक बार। तो चंद्रन बोलता है कि पिताजी, अब मेरा इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता। तो पिताजी बोलते हैं कि देख बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, एक बार अपनी माँ के कहने पर उस लड़की को देखा, शायद तुझे पसंद आ जाए। तो चंद्रन पिताजी के इतने जोर देने पर हाँ कह देता है। अब चंद्रन और उसकी माँ जो है लड़की को देखने के लिए जाते हैं। चंद्रन जैसे ही लड़की को देखता है तो उसके दिमाग में पहला ख्याल ये आता है कि ये तो मालती से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और चंद्रन को जो है वो लड़की पसंद आ जाती है। चंद्रन की शादी हो जाती है और यहीं पर जो आर.के. नारायण की ये ड्रामा है या फिर ये जो प्ले है, ये कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। साथ ही आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम भी कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।